हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पंकज एक गरीब आदमी होता है जो गांव की मसाला फैक्ट्री में काम करके अपना और अपनी 3 बहनें दिया, पाखी और बुलबुल का पेट भरता है। समय के साथ पंकज की शादी मनीषा नाम की एक गरीब और गुणवान लड़की से हो जाती है। मनीषा अपनी तीनों नंदों से खूब प्यार करने लगती है। दिया, पाखी, बुलबुल, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम तीनों का खाना लगा देती हूँ। तीनों कॉलेज से थक के आई होगी ना, भूख भी लगी होगी तुम तीनों को बहुत तेज। मनीषा तीनों के लिए अच्छे से खाना परोसती है। अरे वाह, ये पूरी आलू तो एकदम कमाल की बनी है मनीषा भाभी, मजा ही आ गया। हाँ, हम भी इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाते। क्या लाजवाब खाना बनाती हो भाभी आप, सच में। आपके हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, इसीलिए आपके हाथ के बने हर पदार्थ के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ कि अब टिफिन सर्विस शुरू करूँ। घर बैठे बैठे बहुत आलस आता है। काम में लगी रहूंगी दिन भर तो इतना आलस नहीं होगा और 2 पैसे भी आ जाएंगे हाथ में। हाँ भाभी, बहुत ही सही सोचा है आपने। आपको आपके नए काम के लिए ऑल द बेस्ट भाभी। हाँ भाभी, चक दे फट्टे, आपके हाथ का खाना खाकर सब के सब उसके दीवाने हो जाएंगे, देखना। अब आप ना धीरे धीरे बहुत फेमस टिफिन सर्विस वाली बन जाओगी, क्योंकि आप उतनी काबिल भी हो। धन्यवाद मेरी प्यारी नंदो, तुम तीनों के मुंह में घी शक्कर। अब मनीषा टिफिन सर्विस शुरू करती है और घर बैठे दिन रात खाना बनाकर टिफिन की सर्विस करने लगती है। वही पंकज भी अब ओवर टाइम करने लगता है। मनीषा, अभी मुझे ओवर टाइम करना ही होगा, क्योंकि तब जाकर ही मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊंगा। अब तीनों बहनों की शादी जो करनी है। हाँ पंकज, इसीलिए मैंने भी टिफिन सर्विस का काम शुरू किया है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें अपने हिस्से की मेहनत जारी रखनी है। हाँ मनीषा, सही कहा तुमने। पंकज और मनीषा कड़ी मेहनत करके तीनों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं। लेकिन तीनों को एक अमीर घर से रिश्ता आता है और एक दिन उनके गांव में एक अमीर घराने में से एक महिला आती है जिसका नाम हेमलता होता है। पंकज, मुझे पंडित जी ने तुम्हारी तीनों बहनों की तस्वीर दिखाई, जिसे देखने के बाद मुझे और मेरे तीनों बेटों को तुम्हारी बहनें बहुत पसंद आई हैं। इसीलिए मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारी बहनों का हाथ मांगने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। धन्यवाद हेमलता काकी, आपने मुझ गरीब की बहनों को चुना अपनी बहुएं बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया काकी। गांव में तुम्हारा काफी नाम है, तुम एक ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति हो और मैं अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं रखती। मेरे लिए सब समान है, इसीलिए मैंने तुम्हारी बहनों को ही चुना है। इस प्रकार हेमलता अपने तीनों बेटे यश, नील और रोमिल की शादी दिया, पाखी और बुलबुल से कराती है। लेकिन अब अमीर घराने की बहुएं बनने के बाद तीनों के तेवर बदल जाते हैं और तीनों अब अपने भैया और भाभी से दूरियां बनाने लगती हैं। एक दिन जब मनीषा और पंकज उन तीनों को फोन लगाते हैं तब कोई फोन नहीं उठाता है। अरे ये क्या, तीनों फोन नहीं उठा रही हैं? अब वो तीनों अपने ससुराल में रहती है पंकज, शायद कामों में उलझी होंगी, बाद में कर लेंगी वो तीनों आपको फोन। हाँ मनीषा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा उन तीनों का। पंकज और मनीषा दोनों इतना नहीं सोचते हैं। वहीं वहां अपने अमीर ससुराल में तीनों आपस में बतियाती हैं। दिया, बुलबुल, तुम दोनों को भी भैया और भाभी का कॉल आया था क्या? हाँ यार, लेकिन मैंने नहीं उठाया। अब हम अमीर हो चुके हैं तो अपने गरीब भैया भाभी से क्या वास्ता रखना। हाँ दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो आज हम तीनों को बाहर घूमने जाना है, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो मैं अपनी सारी पसंदीदा महंगी महंगी डिजाइनर साड़ियाँ लूंगी और मुझे तो ढेर सारे गहने लेने हैं। रोमिल जी ने मुझे कार्ड दे दिया है और कहा है जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। मैं तो बहुत खुश हूँ। तीनों अब अमीर होने के बाद स्वभाव और कर्मों से बिगड़ने लगती हैं। उनके मन में सबके लिए जो प्यार था वो सब लालच के कारण खत्म होने लगता है। वो अब गरीब लोगों संग बुरी तरह पेश आती हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर एक गरीब भिखारन आती है। तभी, भगवान के नाम पे दे दे बेटी, कुछ तो खाने को दे दे। निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम भिखारियों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? बस मुंह उठाकर चले आते हो भीख मांगने। और नहीं तो क्या, अरे दफा हो जाओ और आइंदा अपनी ये सड़ी हुई मनहूस शक्ल लेकर यहाँ मत आना, पहले ही बता दे रही हूँ मैं। ऐसा मत करो,
एक रोटी तो दे दो, इतने अमीर लोग हो आप। अरे नालायक औरत, एक बार कही गई बात तुझे समझ नहीं आती, चल फुट यहाँ से। बुलबुल उस भिखारन को धक्का मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर हेमलता आकर उस भिखारन को गिरने से बचा लेती है और अपनी तीनों बहुओं पर गुस्सा करती है। बेशरम कलमुइयो, अरे तुम तीनों के भैया भाभी इतने नेक दिल हैं, इतने अच्छे हैं, और तुम तीनों, मेरी चौखट पर जो भी गरीब आता है मैं उसे पैसे और खाना जरूर देती हूँ। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई इस बेचारी भिखारन के साथ इस तरह से पेश आने की? वो माँ जी, वो हम माफ कर दीजिए माँ जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, हम आइंदा से किसी भी भिखारी, हमारा मतलब गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये तुम तीनों को मेरी तरफ से आखिरी चेतावनी है। भूलो मत, तुम तीनों भी पहले गरीब थी और हम भी पहले गरीब ही थे। गरीबी से अमीरी हासिल हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि घमंडी हो जाए और अपनी गरीबी के दिन भूल जाए। हेमलता उस गरीब भिखारन को घर के अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है और साथ ही कुछ पैसे और कपड़े भी देती है। मनीषा और पंकज दोनों दिया, पाखी और बुलबुल से बात करने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो तीनों उनके फोन कॉल्स ही नहीं उठाती और उनसे मिलने भी नहीं जाती हैं। एक दिन जब दिया का जन्मदिन होता है तभी घर में बहुत पार्टी का आयोजन किया जाता है। दिया का बर्थडे है आज, तो मैंने उसके पसंदीदा तिल गुड़ के लड्डू बनाए हैं और तो और उसके लिए ये साड़ी भी सिली है अपने हाथों से। अरे वाह मनीषा, तुम अपनी नंदों के बारे में इतना सोचती हो, उनसे इतना प्यार करती हो। सच में ये सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है। वो तीनों मेरी नंदे हैं। नंदे नहीं, मेरी छोटी बहनों समान है मेरे लिए। लेकिन जब पंकज और मनीषा उस पार्टी में जाते हैं तभी दिया, बुलबुल और पाखी उन दोनों को गेट से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। भैया भाभी, आप दोनों समझ नहीं रहे हैं, अंदर पार्टी में ढेर सारे अमीर लोग आए हुए हैं। हाँ, और तो और हमारी सारे अमीर सहेलियां भी आई हैं। अगर उन सब ने आप दोनों ही यानी हमारे गरीब भैया भाभी को देख लिया तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसीलिए आप दोनों यहीं से उल्टे पांव वापस चले जाइए। चाहिए तो पार्टी खत्म होने के बाद आइए, लेकिन पार्टी में सबके सामने आकर हमारी बेइज्जती मत कीजिए। तीनों से ये सारी कड़वी बातें सुनकर पंकज और मनीषा को काफी बुरा लगता है। ये तुम तीनों क्या कह रही हो? ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अमीर घर की बहुएं बनने के बाद तुम तीनों इतनी बदल गई हो। तभी अचानक से वहां पर हेमलता आती है और वो अपने नौकरों से कहकर तीनों बहुओं के बैग और सूटकेस घर के बाहर फेंकने लगती है। ये देख तीनों बहनें चौंक जाती हैं। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? हमारा सामान इस तरह? क्योंकि अब तुम तीनों इस घर में नहीं रहोगी। क्या? क्या? तुम तीनों को शर्म नहीं आई अपने भैया भाभी से इस तरह बात करने में? अरे तुम्हारे भैया के नेक स्वभाव के कारण ही मैंने तुम तीनों को अपने बेटों के लिए चुना। तुम्हारे भैया और भाभी के कारण ही तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम्हारा भैया न होता तो तुम तीनों बड़ी नहीं हो पाती। इसने कितना संघर्ष किया है तुम तीनों के लिए, हाँ? और तुम तीनों ने इसे उत्सव के लिए ये सिला दिया। छे, लानत है तुम तीनों बहनों पर। तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने गरीब भैया भाभी का मोल समझ आता है, जिसके बाद वो तीनों उनसे माफी मांगती हैं और हेमलता भी उन्हें घर में रहने को कहती है। और उस दिन के बाद से वो तीनों सुधर कर अपने भैया भाभी का सम्मान करने लगती हैं। एक गांव में बिरजू नामक एक गरीब किसान रहता है जो अपने खेत में किसानी करके उगी हुई सब्जियां बाजार में ले जाकर बेचता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी हरी भरी सब्जियां ले लो, ले लो ले लो ले लो, ताजी हरी भरी सब्जियां ले लो। बिरजू, तुम्हारे खेत की उगी हुई सब्जियों के सच में बात ही कुछ और है। बहुत अच्छी और ताजी होती हैं वो। मुझे आज एक गड्डी पालक और साथ ही 2 किलो आलू और प्याज दे दो। और हाँ, ये धनिया और पुदीना भी डाल देना, 10-10 रुपए का। धन्यवाद भाई साहब, अभी देता हूँ आपको सब्जियां। बिरजू अपनी मेहनत की कमाई में काफी संतुष्ट होता है। एक दिन अचानक से तूफानी बारिश आती है और उसमें बेचारे बिरजू की सारी खेती खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे बहुत नुकसान होता है। अब मैं क्या करूंगा भाग्यवान, मेरी खेती बर्बाद हो चुकी है। अब हम कैसे जिएंगे? अब मैं हमारा गुजर बसर कैसे करूंगा भाग्यवान? जी आप इस तरह हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपको हिम्मत रखनी होगी और मेहनत करके जो खोया है ना, उसे फिर से पाना होगा। हाँ भाग्यवान, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा।
इस दुविधा का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालूंगा। जी मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस दुविधा का हल जरूर ढूंढ निकालोगे। बिरजू बहुत प्रयास करता है लेकिन कोई हल ढूंढ नहीं पाता। फिर एक दिन उसे याद आता है। भाग्यवान, शहर में मेरा दोस्त कमलेश है। वो मुझे पैसों की मदद कर सकता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसके पास जाकर उससे पैसे लूं। मैंने उससे बात तो कर ली है। अच्छा, तो क्या कहा कमलेश भाई साहब ने? उसने तो कह दिया है कि तुझे जब चाहिए जितने चाहिए उतने पैसे ले जाना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना जी। मैं कहती हूँ कि आप उनसे पैसे ले आइए। जब तक हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम उन पैसों से काम चला सकते हैं। हाँ भाग्यवान, उसी के चलते मैं भी सोच रहा हूँ कि चला जाऊं शहर। बिरजू शहर के लिए निकल जाता है लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बीवी देखती है कि उसका बंधा हुआ खाना तो वो घर पर ही भूल चुका है। अरे नहीं, ये क्या? ये तो खाना यहीं पर भूल कर चले गए। अब शहर जाने के रास्ते में तो उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। ना कोई ढाबा है ना कोई खाने का ठेला है। बेचारे भूखे ही रहेंगे। हे भगवान, मेरे पति को भूखा मत रखना। बिरजू जब शहर के रास्ते से होते हुए जा रहा होता है तब उसे रास्ते में भूख लगी होती है। जब वो अपना झोला देखता है तब उसमें खाना नहीं होता। ये क्या, लगता है जल्दबाजी में मैंने खाना अपने झोले में रखा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस जंगल के किसी पेड़ के फल भी तोड़कर नहीं खा सकता। सुना है इस जंगल के अधिकतर पेड़ों पर जहरीले फल हैं जिनसे व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं क्या करूं अब? बहुत भूख लगी है मुझे तो। तभी उसे कुछ दूर चलकर एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक सास बहू की जोड़ी रहती है। सास का नाम कांता और बहू का नाम वर्षा होता है। बिरजू उनके घर के बाहर चूल्हा देखता है। लगता है यहाँ पर कोई रहता है। चलो इस घर में रह रहे रोगों से खाने के लिए कुछ मांगता हूँ। बिरजू उनकी झोपड़ी के पास जाता है और उन्हें आवाज लगाता है। कोई है? हाँ बोलिए, आप कौन? जी मैं रतनपुर गांव में रहता हूँ। दरअसल मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना बांधा था लेकिन वो मैं अपने झोले में रखना ही भूल गया। मुझे शहर जाना है और अभी शहर बहुत दूर है। बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर कुछ मिल जाता तो बहुत उपकार होते आपके। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे भी दूंगा, मुफ्त में नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं जी, देखिए हमारे पास अभी तो केवल 2 ही अंडे बचे हैं, आप उन्हें खा लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंडों से तो मेरा पेट भी भर जाएगा। ठीक है, मुझे 5 रुपए दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं मांगूंगी। वर्षा बिरजू को 2 अंडे उबाल कर देती है जिन्हें बिरजू खा लेता है और उसके बाद कहता है, मैं जब शहर से वापस गांव जाने आऊंगा तब आपके पैसे देते जाऊंगा। ठीक है बहन जी, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। बिरजू वहां से चला जाता है और शहर जाकर अपने दोस्त कमलेश से पैसे लेता है। ये ले बिरजू भाई, रखिए पैसे। कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। तूने मुझे ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा तेरा एहसानमंद रहूंगा। अरे मेरे भाई, क्या तू भी ये सारी बेतुकी बातें कर रहा है? तू मेरे छोटे भाई के जैसा है और मैंने किसी गैर की थोड़ी मदद की है, अपने भाई की ही मदद की है ना। हाँ हाँ कमलेश भाई। कमलेश वो पैसे लेकर फिर से गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी वो उन दोनों सास बहू की झोपड़ी में जाता है और वो वर्षा को उसके पैसे देता है। तभी उसका पैसों से भरा हुआ झोला देख वर्षा के मन में लालच जाग उठता है और वो कहती है, नहीं नहीं, अभी मुझे आपको 5 नहीं बल्कि 500 रुपए देने होंगे। क्या? 500 रुपए? लेकिन क्यों बहन जी, आपने तो केवल 5 रुपए ही कहा था ना, फिर 500 कैसे? जो 2 अंडे मैंने आपको दिए थे वो कोई मामूली अंडे नहीं थे, वो सोने के अंडे थे जिनमें से अगले दिन मुर्गी निकलने वाली थी और मैं उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती। अब मेरा तो नुकसान हो गया ना। ये आप क्या कह रही हो बहन जी? लाओ मेरे पैसे दो, वरना मैं तुम्हें हमारे गांव के सरपंच के पास लेकर जाऊंगी, फिर वहां होगा इंसाफ, समझे? लेकिन वर्षा बहू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो सरपंच जी के पास लेकर जाना ही होगा। वर्षा और कांता दोनों सास बहू बेकसूर बिरजू को सरपंच जी के पास ले जाते हैं, जहां उसे बंदी बनाकर रखा जाता है और उसके पैसे भी लिए जाते हैं। मानना पड़ेगा वर्षा बहू,
तू तो एक नंबर की चालाक निकली। क्या फंसाया है उस बेचारे गरीब आदमी को? हाँ माँ जी। वहां सरपंच के पास। मुझे यहाँ से जाने दीजिए सरपंच जी, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है। धोखेबाजी तो मेरे साथ हुई है। वो अंडे मामूली अंडे ही हैं। चुप कर तू। अगर अभी एक बार में तेरे मुंह से आवाज निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? बेचारे बिरजू को चुप ही रहना पड़ता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी बिरजू की बीवी उसकी राह देख देख कर परेशान हो जाती है और वो भी उसकी तलाश करते करते जंगल के रास्ते से निकल पड़ती है। तभी वो उन दोनों सास बहू की झोपड़ी में से उन दोनों की बातें सुन लेती है। बड़ी चालाकी से फंसाया है उस बिरजू को। अब वो हमेशा के लिए सरपंच के पास ही बंदी बनकर रहेगा। हाँ वर्षा बहू, एकदम सही किया तूने। वर्षा और कांता पूरी बातें करते हैं जिनसे बिरजू की बीवी समझ जाती है और वो तभी सरपंच के पास जाकर उन्हें उन दोनों की झोपड़ी के पास लाती है। सरपंच जी धन्यवाद, मेरे कहने पर आप यहाँ तक आए। इस वर्षा की बच्ची ने अपनी चालाकी से मेरे पति को फंसाया है ना, अब मैं अपनी चालाकी से इसे इसी के जाल में फंसाऊंगी। देखते जाइए आप बस। ठीक है, देखते हैं हम भी। बिरजू की बीवी उन दोनों सास बहू के पास जाती है और कहती है, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे पास 2 अंडे हैं, वो देते हैं हम आपको, उन्हें खा सकती हैं आप। धन्यवाद बहन जी। वर्षा बाहर बैठी है। तभी कांता अंदर वर्षा से कहती है, इसे भी उसी प्रकार फंसा जिस प्रकार उस बिरजू को फंसाया था। क्या? ये सुनकर सरपंच जी हैरान रह जाते हैं और उनकी नजरों के सामने उन दोनों सास बहू का असली चेहरा आ जाता है और फिर उन्हें बंदी बनाया जाता है और सरपंच अपनी तरफ से ज्यादा पैसे देकर बिरजू की मदद करते हैं और फिर वो अपनी बीवी के साथ फिर से अपने गांव लौट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।